तू कहता कागद की लेखी, मैं कहता आँख न देखी। अर्थात इस प्यारी लेखनी सीरीज में आपका स्वागत है। और स्वागत इसलिए है क्योंकि आज समाजशास्त्र विषय है। समाजशास्त्र विषय से संबंधित क्या क्या प्रश्न आए हैं, उन प्रश्नों को भली भांति एक अच्छे उत्तर फॉर्मेट में जो है हम इसको लिखने वाले हैं। आज मैं अपने अनुभव को साझा करूंगा और बताऊंगा कि एक अच्छा उत्तर क्या हो सकता है। सभी उत्तर अच्छे होते हैं, है ना। और इस व्यवस्था का, इस एमपीपीएससी व्यवस्था का जो है कोई भी मॉडल आंसर नहीं हो सकता कि नहीं आप ऐसा लिखोगे तो जो है आप एकदम डिप्टी कलेक्टर बन जाओगे, नहीं। लेकिन लगभग वहाँ तक अगर पहुँच गए अपन, ठीक है, किसी जैसे मैंने बता दिया कि ऐसा लिखो तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, हो सकता है हो जाए, हो सकता है ना हो, है ना। हर टीचर्स का विचार लेखन के संबंध में अलग है, मेरा भी अलग होगा। आप लोग देखेंगे कि नहीं सर उनने ऐसे बताया, उनने ऐसे बताया था, लेकिन मैं अपने अनुभव के आधार पर बता रहा हूँ। मैंने 9 एमपीपीएससी के सिविल वाले मेंस लिखे हैं और 1-2 फॉरेस्ट वाले भी हैं, तो सिविल वाले की बात करते हैं, 9 हैं, 5 इंटरव्यूज़ दिए हैं। तो मैं अपनी कॉपियों को देखकर आया हूँ, तो मैंने देखा है कि कहाँ कैसे क्या नंबर मिलते हैं, तो उसी के हिसाब से मैं आपको बताने वाला हूँ आज, ठीक है। चलिए, तो लेखनी सीरीज में आपका स्वागत है, तहे दिल से स्वागत है। चलिए, तो पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो एमपीपीएससी मेंस पीवाईक्यू सोशोलॉजी पार्ट ए, यानी जो भी पीवाईक्यू क्वेश्चंस आए हुए हैं हमारे समाजशास्त्र से, वो समाजशास्त्र में हम देख रहे हैं। तो पहला है, 4 आश्रमों का उल्लेख सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है। 2020 के मेंस में पूछा गया है और उस समय 3 मार्कर होता था। आप इसे 2 मार्कर के हिसाब से इसके मॉडल आंसर बनाएंगे। हमें पता है 2 मार्कर के लिए, ठीक है, 4 लाइन होती हैं, 4 लाइन में लिखना है। आप क्या करोगे, तो 4 आश्रमों का उल्लेख कहाँ मिलता है, सीधा लिख दोगे ज्वाला या जावाली उपनिषद। ज्वालोपनिषद, संधि कर दी हमने। आप ऐसा लिख दोगे, हो सकता है एग्जाम कॉपी चेकर जो है आपको 2 नंबर पूरे दे दे, हो सकता है, लेकिन ये भी संभावना है कि इसमें 1 नंबर काट ले, हो सकता है 1 नंबर दे दे। तो अपन इस संभावना को खत्म करते हैं। इसमें से पूरे नंबर कोई भी देखेगा, कोई भी एक आंसर कॉपी चेक करेगा, वो आपको पूरे में से पूरे नंबर दे देगा यदि आपने ऐसा लिखा है तो। कैसा, ऐसा नहीं, ऐसा। तो क्या लिखेंगे, तो 4 आश्रमों का उल्लेख 4 आश्रमों का सर्वप्रथम उल्लेख, पूरा सेंटेंस बनाएंगे ना अपन, सर्वप्रथम उल्लेख भारतीय प्राचीन ग्रंथ ज्वालोपनिषद। और मेन कंटेंट क्या है, इस प्रश्न की आत्मा क्या है, तो आत्मा है ज्वालोपनिषद। तो उसे सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में बंद करके आप अंडरलाइन कर दो, मैं मिलता है। अब आप कहोगे तो ये तो समय की बर्बादी है, आपको 2 नंबर चाहिए कि नहीं चाहिए, है ना। तो केवल ज्वालोपनिषद लिखोगे तो संभावना है कि वो 1 नंबर भी काट ले तुम्हारा, लेकिन ऐसे सेंटेंस पूरा बना के रखोगे तो किसी की हिम्मत नहीं पड़ेगी कि इसमें से 1 नंबर काटे, क्योंकि कई एग्जाम्पल्स आपके सीनियर्स में से आपके, या हो सकता है आपने खुद की कॉपियाँ देखी हो, आप सीनियर हो, तो पूरा लिखा है तो पूरे नंबर दे दिए हैं, सेंटेंस में लिख दिया है तो पूरे नंबर दे दिए, कभी कभार काट लिए हैं, ये अवस्था है। लेकिन ऐसा लिखोगे तो भाई साहब कोई संभावना है ही नहीं कि काटे वो। तो 4 आश्रमों का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है, तो ज्वालोपनिषद में मिलता है। पहला, पुरुषार्थ के नाम लिखिए, पुरुषार्थ के नाम लिखिए। भारतीय संस्कृति में मनुष्य के लिए 4 पुरुषार्थ निर्धारित किए गए, निर्धारित किए गए।
तो 4 पुरुषार्थ कितने हैं? 4, अंडरलाइन कर दो। पहला धर्म, दूसरा अर्थ, तीसरा काम, चौथा मोक्ष। अब आप तो कहोगे कि 5 लाइन हो गई, है ना? तो 2-2 करके लिख सकते हो आप, इनको ऐसे भी लिख सकते हो 4 और 5। तो इसमें धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ये क्या है? मनुष्य जीवन का लक्ष्य, यानी इसमें थोड़ी सी डिटेलिंग कर देंगे आप तो आपके पूरे नंबर होंगे। तो मनुष्य जीवन का लक्ष्य, इस लक्ष्य को पाने के लिए क्या है? 3 पुरुषार्थ है। 3 पुरुषार्थों में सबसे पहले धर्म, यानी सभी कार्य धर्म पूर्वक हों, वही धर्म है, वही धर्म है। ठीक है। अर्थ, यानी वृत्ति का संचालन, ये हो गया अर्थ, यानी अर्थशास्त्र। संचालन, लेकिन कैसा हो? धर्म के आधार पर संचालन, धर्म आधारित हो। काम, तो काम वासना के निवारण हेतु विवाह, और विवाह का मुख्य उद्देश्य रतिक्रिया की पूर्ति नहीं है, इस संसार को बढ़ाने के लिए संतानोत्पत्ति और संतान के समाजीकरण की है। तो मुख्य उद्देश्य क्या है? बच्चे का समाजीकरण, संतान का समाजीकरण। रतिक्रिया को मुख्य नहीं माना है, वो सेकेंडरी है। मुख्य उद्देश्य ये, सेकेंडरी उद्देश्य जो है काम में जो रतिक्रिया है उसको सेकेंडरी माना है। तो इस तरीके से आपने लिख दिया तो आपकी जो है वारे न्यारे। नेक्स्ट, जन्म के बाद 4 संस्कारों के नाम लिखिए। तो हमें पता है, वैसे मैं समझा दूं, 16 संस्कार होते हैं। जन्म से पूर्व 3 है, ठीक है, बाकी जन्म के बाद के हैं सब, है ना? तो 16 में से 3 गए तो कितने बचे? 13। तो 13 संस्कार जो है जन्म के बाद के हैं, तो उसमें से 4 लिखने हैं। तो जन्म के बाद पूरा सेंटेंस बनाएंगे, जन्म के बाद के संस्कार इस प्रकार हैं, कि संस्कार इस प्रकार है। इस प्रकार है। तो पहला, अगर मैं एक कोड बता दूं आपको, जा नानी अन्न का चूड़ा कर। तो जा से जात कर्म, इसका अर्थ भी बता देना तुम कि जात कर्म का अर्थ क्या है। ना से निष्क्रमण, घर से पहली बार निकलना, ठीक है, धात्री माता और बच्चा। अन्नप्राशन, पहली बार अन्न खाएगा वो। चूड़ा कर्म, बहुत है इतने, चूड़ा कर्म। कर्ण छेदन, बहुत है, 4 लिखने थे आपको। तो पहली बार अन्न खिलाना, पहली बार घर से निकलना, ये है। कर्ण छेदना, चूड़ा कर्म, बाल उतारे जाएंगे। डन। तो इस तरीके से आप कोड के माध्यम से बता सकते हैं। ये मैंने याद करने का तरीका बताया, लेकिन आपको तो 4 लिखने हैं, 4 लिख देना, ठीक। विवाह भी, अंत्येष्टि भी जन्म के बाद ही तो है, जन्म के बाद ही तो हैं, लेकिन ये क्रम से हैं पूरे। अब जो है लघुत्तरी प्रश्न, ये उस समय 6 मार्कर हुआ करते थे, अभी क्या है, ये 7 मार्कर हो गए,
क्या होगा है ये 7, पहले 5 मार्कर थे अब 7 मार्कर, पहले 6 थे फिर 5 हुए अब 7 मार्कर। सभ्यता की माप सरल है किंतु संस्कृति की नहीं, समझाइए। तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सभ्यता और संस्कृति। ठीक है, एक कथन है उसके माध्यम से इसको और समझा देंगे। पहले से ही कथन है, सभ्यता की माप सरल है किंतु सभ्यता की नहीं। हम जो भी हैं, हम जो भी हैं वह संस्कृति है। हम जो भी हैं वह संस्कृति है। हमारे पास जो है वह सभ्यता है। हम दो सेंटेंस हो गए, ये तो दो सेंटेंस हो गए, तो ये कैसा है? यानी हम जो भी हैं वह संस्कृति है और हमारे पास जो है वह सभ्यता है। अर्थात संस्कृति आंतरिक गुण है, जबकि सभ्यता बाह्य एवं भौतिक है। इसीलिए कहा जाता है, इसीलिए कहा जाता है कि सभ्यता की माप सरल है, सभ्यता की माप सरल है किंतु संस्कृति की नहीं, संस्कृति की नहीं। सभ्यता की संस्कृति आंतरिक गुण है, इसलिए कहा जाता है कि सभ्यता की माप सरल है, संस्कृति की नहीं। जो क्वेश्चन का जो भाव है मात्र 3 लाइन में आ गया है। तुम कहोगे कि नहीं बाकी की लाइन तो खाली जा रही हैं, तो उनको भी भर देते हैं अच्छे से। देखिएगा, मैं अलग अलग पेन का इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि यहां पर मुझे ठीक लग रहा है, वहां पर तो आपको एक ही पेन का इस्तेमाल करना है। इस प्रकार सभ्यता भौतिक है जिसे मापना आसान है। सभ्यता भौतिक है जिसे मापना आसान है, जैसे मकान, कंप्यूटर, सड़क, जो भी एग्जाम्पल लग रहे हैं तुमको, टेबल, कुर्सी, पेन, पेंसिल, पंखा, बोर्ड, सब लग रहे हैं वही, पेन, किताब आदि। इस प्रकार सभ्यता भौतिक है जिसे मापना आसान है, जैसे ये। किंतु संस्कृति अभौतिक एवं आंतरिक गुण युक्त है।
जैसे हमारे विचार, रीति रिवाज आदि, जिनका मापन असंभव है, क्योंकि यह भौतिक नहीं है, क्योंकि यह भौतिक नहीं है। इसीलिए कहा जाता है कि सभ्यता की माप सरल है किंतु संस्कृति की नहीं। ठीक, तो भौतिक अभौतिक भाव जो है आपको रखना है, और बाकी जो है उत्तर आपका इतना ज़बरदस्त हो जाएगा कि लिखने वाला पढ़ने वाला भी जो है आपके भाव को बहुत अच्छे समझ पाएगा। हिंदुओं के लिए निर्धारित 8 प्रकार के विवाह लिखिए, तो ये भी क्या है, अपने लिए 7 मार्कर है। तो हमें लिखना है आधार बताते हुए, मनुस्मृति ग्रंथ में हिंदुओं के लिए 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख है। आठ प्रकार के विवाह का उल्लेख है। जिसमें प्रथम 4 अधिक स्वीकार्य है, एवं अंतिम चार निंदनीय विवाह है। अधिक स्वीकार यानी उत्तम कह सकते हैं। तो अब लिखेंगे उत्तम विवाह, उत्तम 4 विवाह। ये बता देंगे अपन कि उत्तम 4 विवाह कौन कौन से हैं। तो पहला ब्रह्म विवाह, दूसरा देव विवाह, तीसरा आर्ष विवाह और चौथा प्रजापत्य विवाह। इनके बारे में थोड़ा सा लिखना भी है यहाँ पर, है ना। 4 उत्तम और 4 निंदनीय। 4 विवाह। तो इसके बारे में यहाँ लिख देना है कि क्या है ये ब्रह्म विवाह, ठीक है ना। तो पिता द्वारा योग्य वर चुनाव और फिर उससे विवाह कर दें, तो ये ब्रह्म विवाह। ये सबसे ज्यादा ब्राह्मणों में होता था, इसीलिए इसका नाम क्या है, ब्रह्म विवाह। देव विवाह, तो देव विवाह क्या है, तो जो यज्ञ संपन्न करा दे उस ब्राह्मण से पुत्री का विवाह। आर्ष विवाह, तो ऋषि से एक जोड़ी गाय बैल लेकर उससे पुत्री का विवाह। मेरे यहां जगह कम होने के कारण यहां पे पुत्री का विवाह प्रजापत्र। तो पिता वर वधू
चुनकर, यानी दोनों पक्षों के पिता जो है आपस में मिलके रिश्ता तय कर दें। जो आज की जो अरेंज मैरिज है वो यही है, आज की जो अरेंज मैरिज है वो यही है। ठीक है, तो ब्राह्मण देव आर्ष प्रजापति गंधर्व राक्षस असुर पिशाच, तो यहां पर गंधर्व राक्षस असुर पिशाच, तो निंदनीय विवाह जो है ये है, और इनके बारे में आपको पता ही है सिंपल तरीके से पहले से ही कि गंधर्व क्या है। तो आज का जो प्रेम विवाह है वो गंधर्व विवाह है, आज का जो प्रेम विवाह है वो गंधर्व है। राक्षस जबरदस्ती उठा के शादी कर लो, असुर, ठीक है, असुर, फिर पिशाच, पिशाच यानी जबरदस्ती सो रही महिला, सो रही युवती या मानसिक रूप से विच्छेदित व्यक्ति के साथ पहले यौन संबंध स्थापित करो जबरदस्ती, फिर उससे शादी कर लो, है ना। और असुर यानी खरीद कर विवाह, ये विनिमय विवाह है। इधर उधर तो नहीं हो रहा। पिशाच मतलब व्यभिचार के बाद, व्यभिचार के बाद विवाह। राक्षस तो जबरदस्ती कन्या को उठाकर शादी करना, तो जबरदस्ती अपहरण कर विवाह। मुझे ऐसा लग रहा है कि इधर से उधर तो नहीं हो गया। राक्षस अपहरण, युद्ध में हरा के असुर विनिमय, सही लिखा है। क्लियर, चलिए ये विवाह। तो आप इसमें लिख सकते हैं एक अच्छा सा निष्कर्ष। क्या निष्कर्ष लिखेंगे? वर्तमान में प्रजापत्य एवं गंधर्व विवाह का प्रचलन अधिक है और बाकी के विवाह हमें देखने को नहीं मिलते हैं। तो ऐसे करके हमने ये लिख दिया, ऐसे करके हमने ये लिख दिया। क्लियर, चलिए तो इसको देखिए।
चलिए अब हम आखिरी प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। आखिरी प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो दीर्घोत्तरी प्रश्न, दीर्घोत्तरी, पुरुषार्थ का अर्थ और समाजशास्त्री महत्व की व्याख्या कीजिए। अर्थ और समाजशास्त्री महत्व। अब हमारा ये क्या है, 10 मार्कर हो गया है, पहले 11 मार्कर हुआ करता था जब ये प्रश्न आया है 2020 के मीन्स में। क्लियर? चलिए, तो इसमें हम देखने वाले हैं हमारी आगे की व्यवस्था, आगे की व्यवस्था। तो सबसे पहले तो पुरुषार्थ, तो पुरुषार्थ, तो पुरुषार्थ का अर्थ निकालना है, तो अर्थ बाद में निकलेगा, पहले देखना है पुरुषार्थ। पुरुषार्थ एक प्राचीन भारतीय सांस्कृतिक व्यवस्था है, भूमिका बना रहे हैं अपन, सांस्कृतिक व्यवस्था है जो मानवीय मूल्यों का केंद्र है, मानवीय मूल्यों का केंद्र है एवं यह परम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति का साधन है। मोक्ष की प्राप्ति का साधन है। भारतीय व्यवस्था में, भारतीय व्यवस्था में 4 पुरुषार्थों की व्याख्या की गई है, 4 पुरुषार्थों की व्याख्या की गई है। जो इस प्रकार है, जो इस प्रकार है। पहला धर्म, दूसरा अर्थ, तीसरा काम, चौथा मोक्ष। तो इस तरीके से 4 पुरुषार्थ जो हैं बताए हैं। अब पुरुषार्थ का अर्थ, पुरुषार्थ का अर्थ तो लिखेंगे पुरुषार्थ 2 शब्दों से मिलकर बना है, 2 शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें पहला शब्द पुरुष, जिसका अर्थ, जिसका अर्थ मनुष्य होता है, मनुष्य होता है। और दूसरा शब्द, और दूसरा शब्द अर्थ है जिसका अर्थ विवेकशील प्राणी होता है। विवेकशील प्राणी,
विवेकशील प्राणी होता है। अर्थात दूसरे पेज पे जा रहे हैं हम। अर्थात मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है। विवेकशील प्राणी है जिसके कुछ लक्ष्य हैं, कुछ लक्ष्य हैं। इन्हें प्राप्त करने हेतु इन्हें प्राप्त करने हेतु कुछ साधन हैं। जिन्हें पुरुषार्थ कहा जाता है। अपन इतनी व्याख्या इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि अपन कहाँ हैं, 10 मार्कर पर। जिन्हें पुरुषार्थ कहा जाता है। जिन्हें पुरुषार्थ कहा जाता है। चलिए, ये हो गया पुरुषार्थ। तो ये तो पुरुषार्थ की परिभाषा यानी अर्थ निकाल लिया हमने पूरा। अब समाजशास्त्रीय महत्व। तो समाज शास्त्रीय महत्व पुरुषार्थ का समाजशास्त्रीय महत्व। तो यदि इन चारों का अर्थ तो अपन पहले भी देख चुके थे, लेकिन यहां पर भी इनको बताना है, इनकी व्याख्या करनी है। धर्म, कि धर्म मनुष्य के जीवन में क्यों जरूरी है, धर्म बता दिया। अर्थ यानी अर्थव्यवस्था, तो धर्म के अनुसार अपने वृत्ति अपने कार्य का संचालन करे। काम यानी काम वासना। रति, तो रति की सुव्यवस्था के लिए विवाह जैसी परंपरा, विवाह जैसी संस्था स्थापित की है। और विवाह का मूल लक्ष्य या कार्य जो है वो संतानोत्पत्ति कर उसका लालन पालन यानी समाजीकरण करना। फिर दूसरा है अपनी रति क्रिया को पूर्ण करना, विवाह। फिर इससे होते हुए यानी ये जो काम है ये भी धर्म के आधार पर ही होना चाहिए, अधर्मी काम जो है ये नहीं। और तभी जाके आप मोक्ष की ओर पहुंच पाएंगे, मोक्ष की ओर पहुंच पाएंगे। तो इसका समाजशास्त्रीय महत्व यानी एक अगर हम इसके बारे में व्याख्या करें तो समाजशास्त्रीय महत्व, तो क्या महत्व है इसका, समाजशास्त्रीय महत्व की व्याख्या करें तो पहला पुरुषार्थ धर्म हमें अपने जीवन में अपने मूल आदर्शों को सिखाता है, आदर्शों को सिखाता है और उसके अनुसरण को बढ़ाता है, जिससे हमारे व्यवहार को एक सकारात्मक दिशा मिलती है। सकारात्मक दिशा मिलती है, सकारात्मक दिशा मिलती है। दूसरा सकारात्मक दिशा मिलती है। अब दूसरा इसी के पहले में से ही धर्म हमें अपनी नैतिक बंदिशों में बांधे रखता है।
यह समाजीकरण का मूल आधार है। यह समाजीकरण का मूल आधार है। नेक्स्ट, चौथा, अब दूसरा देख लेते हैं। दूसरा पुरुषार्थ, क्या नाम है? अर्थ। दूसरा पुरुषार्थ अर्थ हमें हमारी वृत्ति है ना, हमारी वृत्ति को ग्रहण कर उसे धर्मानुसार संचालित करने हेतु अग्रसर करता है। बिना धर्म के प्राप्त किया गया धन मृतदेह के समान है। मृतदेह के समान है। ऐसे मूल्यों को जागृत करता है। ऐसे मूल्यों को जागृत करता है। एक एक आप पकड़ लेंगे, काम होता चलेगा। छठवा, काम पे आ जाए। तीसरा पुरुषार्थ क्या नाम है? काम। हमें अपनी उच्छल क्रियाओं को धर्म के अनुसार दिशा देकर उस पर नियंत्रण स्थापित करता है। नेक्स्ट, धर्म के अनुसार विवाह कर अपने रति कार्य को प्रधानता न देकर संसार की निरंतरता और बच्चों के समाजीकरण का आधार बताती है। लिखिएगा। चलिए, तो केवल रति कार्य नहीं,
हमारी संसार की निरंतरता यानी बच्चे पैदा करना और उनका समाजीकरण, ये जो है हमें हमारा काम जो है, काम तीसरा, और 8वां हमें मानव जीवन के अंतिम लक्ष्य की ओर ले जाता है। अंतिम लक्ष्य की ओर, लक्ष्य क्या है? मोक्ष की ओर ले जाते हैं, ले जाते हैं, ये व्यवस्था ले जाती है। और भी अपन ऐड करेंगे, ऐड करिएगा। देखिएगा, आत्मा का परमात्मा से मिलन करता है, मनुष्य को मानसिक संतुष्टि प्रदान करता है, संस्कृति का संरक्षण करता है, मनुष्य का उचित समाजीकरण करता है, व्यक्ति को पथ भ्रष्ट होने से बचाता है, व्यक्ति के व्यवहार में नैतिकता को लाता है, संतानोत्पत्ति कर समाज की निरंतरता को बढ़ाता है, मनुष्य की आर्थिक जरूरतों को पूरा करता है, चलिए अब निष्कर्ष वाला। इस प्रकार प्रोफेसर प्रभु इनका एक कोटेशन है कि पुरुषार्थ एक संपूर्ण मानवोचित व्यवस्था है जिसमें सभी मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोणों को समाहित किया गया है, जिससे मनुष्य सांसारिक प्राणी बनता है और अपने अंतिम लक्ष्य मोक्ष को प्राप्त करता है। ऐसे निष्कर्ष लिख दो। जबरदस्त आंसर हो गया। चलिए मिलेंगे अगली क्लास में। तो देखा किस तरीके से फ्रेमिंग करते हैं। आप चार्ट, फ्लो चार्ट उस बहकावे में मत आइएगा, इस तरीके के लिखिएगा और आप सिलेक्ट हो जाएंगे। मिलेंगे अगले सेशन में इसी लेखनी सीरीज में। तब तक के लिए आप बने रहिएगा उत्कर्ष क्लासेस के साथ में। जय हिंद, जय भारत।